नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे की, जो कि जुड़ा हुआ है हमारा इलेक्शन कमीशन को लेकर के और वेस्ट बंगाल में हाल ही में जो इलेक्शन होने वाले हैं इसको लेकर के। ये जो आपको पीछे पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें लिखा होगा गो बैक ज्ञानेश कुमार जी। तो ज्ञानेश कुमार के रिमूवल को लेकर के यहाँ पर जो टीएमसी है वो बार बार बयानबाजी कर रही है। अभी इस समय टीएमसी और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। इसी बीच आप देखोगे तो काफी ज्यादा खबर आई थी इनके रिमूवल को लेकर के, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी का राहुल गांधी जी के साथ भी थोड़ा बहुत जो बहसा बहसी है वो हुई थी। और इसके बाद ये इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने जानबूझ करके जो वोटर लिस्ट है उसको मैनिपुलेट किया है। और जो ममता बनर्जी है वो कई बार ये कह चुकी हैं कि जो ज्ञानेश कुमार जी हैं वो बीजेपी की साइड लेते हैं, बीजेपी के एक तरीके से पपेट टाइप की तरह काम करते हैं। तो जब इनके रिमूवल के खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाया जाता है तो इस नोटिस पर कुल आप देखोगे तो 193 विपक्षी सांसद हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें लोकसभा सांसद थे 130 और राज्यसभा के सांसद थे यहाँ पर 63। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो नोटिस लाई गई इस पे आरोप क्या लगाए गए थे। तो कुल 7 आरोप लगाए गए थे, जिनमें पहला था कि ये पक्षपात कर रहे हैं और ये भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं पार्टीज के साथ अलग अलग, यानी कि इनका झुकाव है एक पार्टी की तरफ। दूसरा, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में ये बाधा डालते हैं, यानी कि फेयर जो इलेक्शन है अगर हम उसके खिलाफ एक तरीके से कंप्लेंट डालते हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए तो ये जांच में बाधा डाल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को मतदान के अधिकार से ये वंचित कर रहे हैं। ये इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे और ये मुख्य आरोप थे जो यहाँ पर लगे। इससे पहले हम आगे बढ़े तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है भाई कब आया, क्या क्या होता है इसमें। तो फाउंडेड ऑन 25 जनवरी 1950 यहाँ पर इलेक्शन कमीशन आता है। चलिए आगे बात करते हैं और समझते हैं यहाँ पर। अगर इसके प्रीवियस अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका एक इलेक्शन कमीशन होगा और 2 इसके इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। जो ट्रेडिशनली अपॉइंट कराया जाता था तो यहाँ पर प्रेसिडेंट बेस ये अपॉइंटमेंट होता था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर अपनी एडवाइस देता था और सीनियरिटी बेस यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता था। लेकिन बाद में ये प्रोसेस चेंज होता है। किस मामले में? तो अनूप बर्णवाल का केस आता है जो मैंने यहाँ पर आपका कोट किया है और यहाँ से पूरा आप देखोगे तो सिनेरियो आपको बदलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर 3 सदस्यीय समिति द्वारा पूरा ये आयुक्त किया जाता है कि क्या क्या होगा। और इस समिति में अब ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लोकसभा के विपक्ष नेता शामिल होंगे और भारत के यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और उसके द्वारा यहाँ पर चीजें होंगी। अब देखो इसको लेकर के बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कब आता है बिल? तो दिसंबर 2023 को ये हमारा बिल आता है अपॉइंटमेंट को लेकर के सीईसी और ईसीएस के। इसके बाद प्रेसिडेंट क्या करता है, इसको अलाउ कर देता है एंड ये फाइनली हमारा जो बिल है ये अपॉइंटमेंट को लेकर के पास होता है कब? 29 दिसंबर 2023 को। तो फाइनली ये बिल पास हो जाता है। अब जो नए की प्रोविजंस आए इस बिल में, जिन जिन चीजों के बारे में बात की गई, तो यहाँ पर 2 कमेटीज की हम बात करेंगे। एक होगी हमारी सर्च कमेटी और दूसरी होगी हमारी सिलेक्शन कमेटी। तो क्या चेंजमेंट हुए? तो देखो सर्च कमेटी में क्या होगा, तो लीडरशिप की बात की गई, हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड द जस्टिस ये होंगे एंड द कंपोजिशन। तो 2 मेंबर्स होंगे आपके सेक्रेटरी रैंक और हायर रैंक के, प्लस आपका प्रिपेयर्स पैनल ऑफ द 5 कैंडिडेट्स। इसके बाद जो सिलेक्शन कमेटी की बात की गई, यहाँ पे एक मेजर चेंज किया गया और इसके बाद ये पूरा का पूरा जो मामला बन जाता है वो अलग लेवल पर चला जाता है। अब इस सिलेक्शन कमेटी में आप देखोगे किसको रखा गया, तो चेयरपर्सन बनाए गए प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसमें मेंबर होंगे। और ये जो चेंज आया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज था, जिसको ये कहा गया कि भाई ये तो फेयर नहीं है, ये जो आप सिलेक्शन कमेटी बना रहे हो ये पूरी तरीके से फेयर नहीं हो जाती है। यहाँ पर धांधली होने के चांसेस हैं कि कोई भी पार्टी अपने किसी जो पपेट को है वो बैठा सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पे बोला गया यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट बाय पीएम रिकमेंड्स कैंडिडेट टू प्रेसिडेंट। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है तो वो अपने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट पीएम करेगा यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो 2-1 मेजॉरिटी हो गई ऑलरेडी, 2:1 का रेशियो बन गया। तो यहाँ पर कहाँ से आया कि भाई ये पूरी तरीके से फेयर होगा, पूरी तरीके से फेयर एक तरीके से प्रोसेस फॉलो किया जाएगा और वहाँ पर किसी भी तरीके की धांधली नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्रिएट करता है कि ये जो आपने नई सिलेक्शन कमेटी बनाई ये पूरी तरीके से पार्शियल नहीं थी। नाउ आगे आ जाते हैं। इसके बाद ये पूरा मामला जब आने लगता है कि भाई आप लोग ये अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से गलत हो जाता है, इस पर स्टे लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये क्या है, फेयर नहीं है। इस पर 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर देता है स्टे लगाने के लिए कि ये जो नया लॉ आया है आप लोग मांग कर रहे हो कि इस लॉ पे हम स्टे लगाएं, तो हम इस पे स्टे नहीं लगा सकते हैं और ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। नाउ अब देखो जो ज्ञानेश कुमार जी को हटाने की बात कही जा रही है, इनके रिमूवल को लेकर के बात कही जा रही है, तो इनको हटाना इतना आसान नहीं है भाई, क्योंकि इनको जो प्रोसेस होता है ना हटाने का, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उसके इक्वली वेरिएंट होता है।
तो जो इनकी शील्डिंग है, द बैलेट हाउ द सीईसी प्रोटेक्टेड, तो यहाँ पर पहली बात द प्रोटेक्टेड लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज, एक सुप्रीम कोर्ट जज की तरीके इन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है। इनका जो रिमूवल प्रोसेस होगा पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसके इक्विलिब्रियंट होगा। दूसरा, रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी वोट, अगर इनको हटाना है तो इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी वोट की आवश्यकता होगी यहाँ पर हाउसेस में। प्लस लिमिटेड टू प्रूव मिसबिहेवियर एंड दी इनकैपेबिलिटी, अगर इनको हटाना है तो आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना होगा कि ये मिसबिहेव किया है इन्होंने किसी भी तरीके से, या तो आपको ये बताना होगा कि ये इस पोस्ट के लायक नहीं है। लेकिन आपने इनके जो ऊपर आरोप लगाए हैं वो आरोप इससे पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं, राइट आप कैसे प्रूफ करोगे कि यहाँ पर ये इनकैपेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि आपके आरोप इसके पूरी तरीके से अगेंस्ट है। जो आपने आरोप लगाए कि भाई इन्होंने लिस्टिंग जो है वो कम कर दी, पक्षपात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप कैसे यहाँ पर प्रूफ करेंगे। नाउ अ शील्ड अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव प्रेशर। नाउ आगे बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो इनको हटाने का प्रोसेस है ये कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो करंट स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं तो लोकसभा में हमारी 543 सीट है, 2 सीट्स वैकेंट है, टोटल आपकी 541 सीट्स है। राज्यसभा की बात करें 245 सीट है, यहाँ पर एमपीज 12 सीट वैकेंट है, टोटल 223 सीट्स है। टोटल अगर हम बात करें यहाँ पर कितने एमपीज है, 788 एमपीज है। रिमूवल के लिए रिक्वायर वोट्स हमें कितने चाहिए कि 525 चाहिए। तो इतना सारा प्रोसेस फॉलो करवाना, इतने सारे लोगों की मेजॉरिटी लेना, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि इतनी आसानी से इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा। अब देखो आगे आते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 324(5) में कहा गया है कि सीसी को उसी तरीके और उन्हीं आधार पर हटाया जा सकता है जैसे कि न्यायाधीश को, जो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। अब देखो सीसी के हटाने के आधार 2023 के कानून और अन्य इलेक्शन कमिश्नर एक्ट जो है अनुच्छेद 11(2) में दिए गए हैं। इसके अनुसार सीसी को साबित करना, यहाँ पर आप ये साबित करो कि वो कोई कदाचार कर रहे हैं या फिर ये साबित करो कि वो असमर्थ है, एज आई टोल्ड यू बिफोर इन द प्रीवियस स्लाइड। नाउ महाभियोग जिसकी बात कर रहे हैं, तो नोटिस सदन में दिया जाता है, तो स्पीकर और चेयरपर्सन के पास यहाँ पर 14 दिन का समय होता है इस नोटिस को लेकर के, क्या कि वो नोटिस वापस भी लिया जा सकता है जो दिया गया था। स्पीकर और चेयरपर्सन आपस में इस मामले में चर्चा कर सकते हैं और इसके बाद अगर नोटिस स्वीकार कर लिया जाता है तो एक जांच समिति आपकी बनाई जाएगी और ये समिति जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी कि भैया देखो हमने इनके ऊपर जो जो आरोप लगाए गए थे उनकी जांच करी है, उनकी रिपोर्ट ये वो सौंपेगी। अब रिपोर्ट आने के बाद ही महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान हो सकता है, लेकिन जांच समिति को रिपोर्ट देने के लिए कोई तय समय फिक्स्ड नहीं है। ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर क्रूशियल पॉइंट हो गया कि भाई कोई तय समय फिक्स नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि इन्हें अभी हटाया जाना चाहिए, चुनाव अभी यहाँ पर डेट फिक्स कर दी गई है, तो चुनाव से पहले ये हट जाएंगे, तो ऐसा कोई फिक्स क्यों नहीं है, क्यों हम ये कह रहे हैं कि कोई तय समय नहीं है। तो एक केस आपको याद होगा यहाँ पर यशवंत वर्मा जी का, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जी के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि इनके घर से बहुत ज्यादा कैश मिला है और इनके ऊपर महाभियोग लाया जाना चाहिए। तो इन पर पूरा अभी रिपोर्ट तैयार हो रही है, सारी चीजें हुई, लेकिन महाभियोग अभी तक नहीं आया है। प्रेजेंट समय में यहाँ पर ये ट्रांसफर किए गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, टुक ओथ एज 5 अप्रैल 2025 को इन्होंने ओथ ली और वहीं पर ये कार्यरत है। नाउ अब देखो इलेक्शन शेड्यूल हुए हैं हमारे 5 स्टेट में, कौन कौन से, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, केरला में एंड यहाँ पर एक यूटी हो जाती है, दैट इज पुडुचेरी। तो 4 स्टेट है और एक हमारी यूनियन टेरिटरी हो जाती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, तो भैया वेस्ट बंगाल में जैसे ही इलेक्शन हमारे आते हैं, वेस्ट बंगाल में अराजकता सी फैलनी शुरू हो जाती है। कहीं किसी पार्टी का नेता मारा जा रहा है, कहीं किसी महिला जो कोई खड़ी होगी वहां पर प्रत्याशी, तो उसके साथ बलात्कार की घटनाएं आने लगेंगी, कहीं किसी का मर्डर किया जा रहा है। तो इस समय ये सारे मामले आने बहुत ज़्यादा चर्चा में हो जाते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलता है कि भैया ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हर साल आप देखोगे तो हमारा एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये रिपोर्ट पेश करती है। तो इनकी 2018 की अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि पूरे साल के दौरान देश में होने वाली 54 राजनीतिक जो हत्याएं हैं, इनमें से 12 हमें कहां से देखने को मिलती हैं, वेस्ट बंगाल से देखने को मिलती हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 1999 और 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं की जाती हैं। यानी कि कोई अगर पार्टी का नेता अच्छी तरीके से कार्य करने लगता है, वहां पर कोई चेहरा उभरने लगता है, तो वहां पर टीएमसी क्या करती है,
खात्मा करवा देती है या आपस में जो भी चीजें हो वो कर देती है भैया। इसमें सबसे ज्यादा 50 हत्याएं 2009 में आपको देखने को मिलेंगी और उस साल अगस्त में माकपा ने एक पर्चा जारी करके दावा किया था कि 2 मार्च से 21 जुलाई के बीच तृणमूल कांग्रेस ने 62 काडर की हत्या यहां पर कर दी थी। तो अब आप देखो कि क्या सिचुएशन है और क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं। अब देखो, जैसे ही ये सारी चीजें होती हैं, यहाँ पर मामला चल रहा होता है, वैसे ही आप देखोगे कि ईडी रेड भी मारती है ममता बनर्जी की जो सरकार थी वहां पर बैकडोर एंट्री को लेकर के। तो ये आईपैक उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में आया था क्योंकि ईडी के ऑफिसर को वेस्ट बंगाल में रोक लिया गया था और ये खड़ी हो गई थी ये ग्रीन फाइल लेकर के। आप लोगों को ये मामला जरूर याद होगा। तो किस तरीके से अराजकता वहां पर फैलाई जाती है, चीजें चल रही हैं, अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं। तो जब इतना ज्यादा मामला बढ़ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेन करता है। वो ये कहता है कि भैया अगर स्टेट एजेंसी हमारी इस तरीके की जांच पड़ताल में बाधा खड़ी करेंगी तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा और हम इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। इस तरीके हम अराजकता नहीं फैलने देंगे और किसी भी जब ये इस तरीके की जांच वगैरह होती हैं तो स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो सेंटर की चीजों में ऐसे इंटरवेन करे। नाउ अब बात करते हैं इजी इश्यूज डायरेक्शंस टू इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑन द एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन द वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये 15 जनवरी 2026 को ये मामला निकल करके सामने आता है कि ये चीजें हुई थी और इसके बाद 22 जनवरी 2026 को यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो ये कह देता है कि भैया एसआईआर करवाओ यहाँ पर। अब जैसे ही एसआईआर की बात ममता बनर्जी सुनती हैं वैसे ही वापस से ये पूरा तमाशा शुरू हो जाता है कि नहीं, हम एसआईआर नहीं होने देंगे। अब एसआईआर किसके अंडर आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आप सभी को पता होगा। यहाँ पे एक वीडियो दिखाना चाहूंगी कि कैसे ये विरोध कर रही थी और लोगों से ये कह रही थी कि आप लोग घेराव करो इलेक्शन कमीशन का, ये आप लोगों के वोट काटना चाहते हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने लेबल भी लगा दिया था इसी के ऊपर कि ये एक तुगलकी कमीशन है जो कि सिर्फ बीजेपी के अंडर काम करता है। और ये वो वीडियो था जब ये बात हुई तो इन्होंने लोगों को बोला कि आप लोग जाइए और जाकर के क्या करिए, इलेक्शन कमीशन का घेराव करिए क्योंकि आपके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करी जा रही है और इलेक्शन कमीशन एकदम पूरी तरीके से अराजकता फैला रहा है, हमारे वेस्ट बंगाल की एकता को खतरे में डाल रहा है। और देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं जिसमें वोटर रोल को लेकर के बातचीत हुई थी। नाउ आगे चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद देखिए द वोटर लिस्ट क्लीनअप, ये होता क्या है एसआईआर, जिसके बारे में ममता बनर्जी काफी ज्यादा भड़क गई, काफी ज्यादा चीजें हो गई कि आप लोगों के वोट काट दिए जाएंगे। तो यू कैन से दैट कि ये वोटर लिस्ट को एक तरीके से क्लीनअप करने के लिए होता है। क्लीनअप कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर इंटेंसिव रिविजन कराया जाना चाहिए, ये हमारा इलेक्शन कमीशन कहता है। क्योंकि कई बार लोग क्या होते हैं स्टेट छोड़ करके चले जाते हैं या फिर फॉरेन में जाकर के शिफ्ट हो गए, कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ न्यू वोटर्स ऐड होते हैं जो रिसेंटली 18 साल के हुए हैं। तो इस तरीके से बार बार रिपीटेशन ना हो, एक लोगों का नाम 4-4 5-5 बार उसमें ना हो, जिनकी डेथ हो गई है उनको वहां से हटा दिया जाए। तो इस तरीके से लिस्ट को समराइज किया जाता है। पार्शियली इंटरवेंशन एंड दी समरी उसकी पूरी तरीके से रेडी की जाती है, ड्राफ्ट बनाया जाता है एंड स्पेशल रिवीजन सो दैट व्हेन द रूटीन अपडेट्स आर डीम्ड insufficient कैन बी अटेंडेड टू द अदर मेथड्स। नाउ अब देखो ये जो एसआईआर है कब से हुआ, कब हुआ, क्या इसका इतिहास रहा, ये थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पर। तो 1951 में हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशनल इलेक्शन हुए थे, 17+ करोड़ इनरोलमेंट हुए थे, यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस बेसलाइन आपको देखने को मिली थी। एंड 1960 और 70s में भी एसआईआर हुआ है, 1988 में हुआ है, 2003 में, 2015 में एंड 2025 अब पैन इंडिया आपका एसआईआर चल रहा है। तो ये वो टाइमलाइन है जब इंडिया में एसआईआर की घोषणा करी गई ताकि हम अपनी जो वोटर लिस्ट है उसको क्लीन अप कर सके, उसको एडजस्ट कर सके। नाउ लॉ बिहाइंड क्या हो जाते हैं हमारे एसआईआर के? तो आर्टिकल 321 का पार्ट 1 है, जो 324 का पार्ट 1 है, जो ये कहता है इंपावर्स द ईसीआई कंट्रोल ओवर द इलेक्शंस एंड द इलेक्टोरल रोल्स। तो ये पावर देता है ईसीआई को कंट्रोल ओवर द इलेक्शंस एंड द इलेक्टोरल रोल्स। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 21 पार्ट 3 ऑफ द आरपीए 1950, जो कि अलाउ करता है कि स्पेशल रिवीजन होना चाहिए इलेक्टोरल रोल का ताकि हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल सके, हमें जो रियल वोटर्स है वो मिल सके और जो न्यू वोटर्स हैं वो उसमें ऐड हो सके। एट द एंड यहाँ पर हमारा एक आ जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द इलेक्शन रूल्स 1960, जो इसके बारे में हमारी चर्चा करता है। तो अब फाइनली ममता बनर्जी पूरी तरीके से ये जो इलेक्शन कमीशन का विवाद है इसको लेकर के मोर्चा खोल चुकी है, कह रही है कि ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाया जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे यहाँ की जो वोटर लिस्ट है उसको खराब कर रहे हैं। लेकिन क्या ये पहला मामला है कि ये इस तरीके का बवाल मचा रही है? तो नहीं।
अगर हम बात करें तो 7 साल में 7 बार ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोला है। 8 जनवरी 2026 ईडी और टीएमसी आईटी सेल हेड प्रतीक जैन के घर ऑफिस में जो छापा मारा था, ये जो आपने देखा था ग्रीन फाइल वाला मामला, वो ये था। इसके बाद 27 अक्टूबर 2023 में राशन घोटाले में ईडी के तत्कालीन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को गिरफ्तार किया गया था। 20 घंटे पूछताछ हुई, ममता बचाव में उतरी थी। इसके बाद 11 अगस्त 2022 को भी सीबीआई ने पशु तस्करी केस में टीएमसी के नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया था। अगेन ममता ने बोला हमारे साथ गलत हो रहा है। 23 जुलाई 2022 को स्कूल भर्ती घोटाले में, 6 सितंबर 2021 को कोयला तस्करी केस में, 17 मई 2021 को नारद स्टिंग केस में और 3 फरवरी 2019 को पोंजी घोटाले में। तो जब जब सीबीआई आई है इनके घोटालों की जांच पड़ताल करने, तब तक ये वहां पर ड्रामा फैलाने लगती हैं, तब तक वहां पर ये आकर के चिल्लाने लगती हैं कि भैया हमारे साथ गलत कर रही है केंद्र सरकार, और इस तरीके से पूरा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। नाउ इसी बीच आप देखोगे कि जब अभी प्रेसिडेंट जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने विजिट किया था, तो इन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और प्रेसिडेंट का एक तरीके से ये क्या करती है, इंसल्ट करती हैं। तो मोदी जी जब इस बात को कहते हैं तो इन्होंने बोला कि भाई अगेन मुझे जबरन इसमें घेरा जा रहा है, जबकि मेरा ऐसा कोई ये नहीं था कि मैं उनका इंसल्ट करूंगी। मैं तो एक बात नॉर्मल जो बात है वो मैं बता रही थी। बंगाल बीइंग टारगेटेड, नो ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल, ममता बनर्जी रिएक्ट्स इंसल्ट टू प्रेसिडेंट रो। और यही बात इनके द्वारा कही गई थी कि हमें फालतू में टारगेट किया जा रहा है। Now, इसके बाद अपोजिशन नोटिस सीकिंग द सीसी रिमूवल साइट्स हिज पब्लिक रिमार्क अगेंस्ट द राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का एक केस था जहां पर पब्लिकली रिमार्क किया गया था। तो अब इनका जो पूरा मामला है वो देख रहे हैं अपोजिशन, यहां पर सीसी के रिमूवल को लेकर के ये सारी चीजें चल रही हैं और अब ममता बनर्जी भी इसमें सामने से आ चुकी हैं। तो देखना ये होगा कि क्या अब ये जो पूरा चीजें हैं इसमें किसकी जीत होने वाली है, कौन जीतने वाला है। क्या यहाँ पर ज्ञानेश कुमार जी को उनके पद से हटा दिया जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल टाइप का दिखाई दे रहा है, बिकॉज चुनाव की डेट आ चुकी है और जैसे मैंने बताया कि टाइम लिमिट है नहीं, क्योंकि यशवंत शर्मा जी का केस अभी भी चल रहा है। तो कब तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, कब तक आगे प्रोसेस चलेगा, तो हटने की संभावनाएं कम है। लेकिन अगर समय से पहले रिपोर्ट आ जाती है तब फिर यहाँ पर शायद उनके ऊपर स्टे लगाया जा सकता है। तो अब आप सभी की क्या राय है, आप बताइए कि किसमें इसकी जीत होने वाली है इस पूरे प्रोसेस में। ममता बनर्जी जीतेंगी या फिर यहाँ पर जो हमारे इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार जी हैं उनकी जीत होने वाली है। और वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार बननी चाहिए, सबसे बड़ा प्रश्न ये हो जाता है कि भाई वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार रहे या फिर वेस्ट बंगाल में बीजेपी आए। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए और उसके पीछे का कारण क्या है? सो अब आप सभी को कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।